हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं स्टूडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। चैप्टर थोड़ा लंबा होने के कारण इसको हमने लेक्चर वाइज में डिवाइड किया है और यह लेक्चर पहला है, ठीक है ना। आइए इसमें समझते हैं। यह कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है, यानी कि इसमें जो बताया गया है कल क्या हुआ था, वर्षा हुआ, ठीक है ना। कल वर्षा होने के बाद जो आज का यह मौसम जो बहुत ही सुहावना मौसम है, हर जगह हरियाली छाया हुआ है, हर जगह पूरा हरा भरा दिख रहा है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया, ठीक है ना। यानी जिस स्कूल का ये चर्चा है उस स्कूल की जो है विज्ञान की टीचर कौन है, विज्ञान की टीचर है सुलेखा मैम। कौन है? सुलेखा मैम। सुलेखा मैम जो है यहाँ पे दो आदमी को बुलाई है अपने स्कूल में, एक डॉक्टर रघु को, एक मनीराम चाचा को, ठीक है ना, जो कि प्रकृति के बारे में पूरा बता सके, नेचर के बारे में बता सके, ठीक है, प्रकृति में वातावरण के बारे में सब कुछ के बारे में बता सके। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं। अनुसंधान का मतलब रिसर्च सेंटर है कि लैब में, ठीक है ना। डॉक्टर रघु क्या पास में ही एक लैब है, जहाँ पे स्कूल है, जहाँ की घटना है उसी के निकट में क्या एक लैब है। उसी लैब में वो कौन है? वैज्ञानिक है। कौन है? वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ठीक है ना। और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ मतलब कि बहुत ही फेमस आदमी है, ठीक है ना। इन दोनों को यानी एक वैज्ञानिक को एक फेमस आदमी को मैम क्या किए, बुलाई है। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ है, नहीं किसी भी पक्षी का आवाज वो निकाल लेते हैं, ठीक है। मनीराम चाचा में ऐसी विशेषता है कि किसी भी पक्षी का क्या करते हैं, आवाज निकाल लेते हैं। कौवा हो, मैना हो, तोता हो, मोर हो, सबका आवाज निकाल लेते हैं। और विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है, ठीक है ना। किसी भी पौधे को, किसी भी जंतु को आसानी से वो पहचान लेते हैं, केवल देख के एक नजर में पहचान लेते हैं कि इसका पौधा है और ये उसका पौधा है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। सभी बच्चों को टूर पे ले जाया जा रहा था, प्रकृति की सैर पे लेके जाया जा रहा था, ठीक है ना। अब डॉक्टर रघु बताया कि इसका मेन उद्देश्य ये है तुम लोगों को कि प्रकृति के बारे में जानना, प्रकृति के बारे में जानना, ठीक है ना, उसकी सुंदरता का अनुभव करना। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे कि हम क्या करेंगे, प्रकृति की सैर पे जाएंगे, हल्ला मत करो, और प्रकृति के बारे में जानेंगे। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं, ठीक है ना। और डॉक्टर रघु से सभी बच्चे क्या करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। शिक्षिका ने भी सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और कॉपी लेकर जाए, पानी का बोतल भी ले लें, ठीक है ना। बोला गया कि कॉपी, पेन सब कुछ ले लो, कि तुम लोग जहाँ जहाँ जो सब चीज देखोगे उसको क्या करना, नोट करना कि यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ पर हमने ये देखा। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं, ना। आसपास जो भी पौधे हैं, जो भी जंतु इसका वे खोज करते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं पार्क में एक बार सुगंध लो, ठीक है, सुगंध लेके देखो कितने प्रकार की गंध तुम लोग को जो है ना, गंध का सुगंध आ रहा है, कितने प्रकार की गंध का सुगंध आ रहा है, उसको महसूस करो। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ ना करते हुए उनका अवलोकन करें। डॉक्टर रघु ये भी बताते हैं, ठीक है ना, जितने भी जीवित प्राणी है, चाहे जंतु हो, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ठीक है ना, तितली, कुछ भी चीज हो, किसी को छेड़छाड़ मत करो, बल्कि उसके बारे में जानो। केवल क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है ना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, उसको परेशान नहीं करना है। ये बात वो क्या किए, वो बच्चों को बताए। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने, ठीक है। बोले कि पौधा को तो देखो ही, जंतु को भी देखो, इसके अलावा क्या करो, पौधे और जंतु के आवाज को भी सुनो, आवाज को भी सुनो, ठीक है ना। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ी और बड़े वृक्ष शामिल है। घास को देखते हैं, झाड़ी को देखते हैं और बड़े बड़े पेड़ को देखते हैं, ठीक है ना। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदर का भी अवलोकन करते हैं। बंदर क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं। उसके बाद तितली को, पक्षी को, सभी को देखते हैं। वे अपने अवलोकन को अपने नोटबुक में नोट करते जाते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ हमने ये देखा, यहाँ हमने ये देखा। वे अपने अवलोकनों को नोटबुक में नोट करते हैं। और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा ने
से उनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये यहाँ पे कैसे है, बंदर क्यों उछलते हैं, तितली क्यों मंडराती, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक ना। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी का अपनी एक अलग अलग चहचहाहट होती है, मतलब एक अपनी एक आवाज होती है ना। क्या सभी पक्षी एक जैसा आवाज करते हैं? नहीं, सभी पक्षियों का अपना एक क्या होता है, आवाज होता है, अपना अलग अलग आवाज होता है, अपना एक ध्वनि होता है। अब अगला हेडिंग यहाँ दिया कि हमारे आसपास के पौधे और जंतुओं में विविधता, कि आसपास के पौधे और जंतु सभी क्या अलग अलग हैं, वो कैसे। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति के सैर का कार्यक्रम बनाइए। कहता है कभी अपने टीचर के साथ जो ना किसी पार्क या उद्यान में जाओ और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जंतु को देखो, ठीक है ना। अगला दिया है प्रकृति के सैर करते समय विभिन्न पौधे, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पक्षी का, जीव जंतु का सबका अनुभव करें। साथ ही मौसम का भी अनुभव करो कि मौसम गर्म है या ठंडा है, या फिर तेज हवा चल रही है या फिर वर्षा चल रही है। अगला, आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं ना। भूमि पे जितना पत्ता गिरा है उस पत्ता से क्या करते हैं हम अपने बुक में हम लोग उसको कॉपी में चिपका सकते हैं, ठीक ना। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, मतलब कोई जीव जंतु को परेशान नहीं करना, अपने मन से बिना पूछे कोई फूल वगैरह भी नहीं तोड़ना है। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती नहीं तोड़ेंगे। कहता है कि पार्क तभी जाओ जब वहाँ पे फूल नहीं तोड़ना, पत्ती भी नहीं तोड़ना, ठीक ना। अब आगे हम लोग समझते हैं। कहता जब आप पार्क गए होंगे कि आप कुछ का अनुभव करेंगे, और अनुभव ये करेंगे, ठीक ना, कि आपने देखा होगा कि पौधे में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। जैसे पहला विशेषता है लंबा या छोटा कठोर अथवा तना, ठीक ना। कि कुछ पौधे क्या लंबे होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं। कुछ पौधा का तना यानी स्टेम, जिससे पौधा ऐसे खड़ा है, ऐसे क्या खड़ा है, ठीक ना। किसी का कठोर होता है, किसी का क्या होता है, कोमल या सॉफ्ट होता है। विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का भी विन्यास, ना कि अलग, हल्ला मत करो, अलग अलग प्रकार के पत्ते हम लोग देखते हैं। क्या सभी पौधे के पत्ते सेम होते हैं? नहीं, सभी के पत्ते भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फूलों के रंग, आकार, सुगंध, सभी फूल का रंग अलग होता है, सब दिखने में अलग होते हैं, सबका सुगंध भी क्या होता है, अलग होता है, ठीक ना। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। कुछ ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं, जमीन पर, और कुछ ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं वृक्ष पे, पेड़ पे। जैसे बंदर कहाँ रहते हैं, पेड़ पे। हाथी, घोड़ा, कुत्ता ये कहाँ रहते हैं, जमीन पे, ठीक ना। तो पक्षी वृक्षों पे रहते हैं। कोई पक्षी हो वो कहाँ रहते हैं, वृक्ष पे, पेड़ पे अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। मछलियाँ कहाँ रहती है, जल में। अब मेढक जो है ना, मेढक जल में भी रह सकते हैं और थल में भी, मतलब जल में भी रह सकते हैं और भूमि पर भी रह सकते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति में भी विविधता होती है। सभी जानवर एक प्रकार के भोजन नहीं खाते। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो शाकाहारी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो केवल क्या खाता है, घास भूसा ये खाते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाइए, ठीक ना। ये खुद का काम है। अब यह है, आइए महत्व समझें कुछ। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें, ठीक ना। आंख 30 सेकंड के लिए बंद करो, आधा मिनट के लिए, और कोई एक पौधा या फिर कोई एक जंतु के बारे में क्या करो, सोचो, ठीक ना। जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। अगर खरगोश, कुत्ता, जो जानवर सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में 30 सेकंड सोचो। या जो पौधा सबसे अच्छा लगता है, गुलाब का हो, आम का हो, कोई भी चीज का हो, जो सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में एक बार सोचो, ठीक ना। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधों और जंतुओं का चित्र श्याम पर यानी ब्लैक बोर्ड पे बनाओ। तुमने जो भी जंतु के बारे में सोचा, जीव के बारे में उसका फिगर बनाओ, या जो भी पौधा के बारे में सोचा उसका क्या करो, फिगर बनाओ, ठीक ना। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है, ठीक ना। हल्ला मत करो। अगला हेडिंग दिया है, अब पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे। क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी, ठीक ना। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतुओं को क्या बनाना है, चित्र बनाना है, या फिर चित्र को ऐसे जमा करना है।
आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों या चार्ट से उनके चित्र काट सकते हैं। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर से, पुराना बुक से, कोई और चीज़ से उसके चित्र को हम लोग काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाए ना, एक चित्र को एक कार्ड पे, दूसरा चित्र को अगले कार्ड पे और तीसरा चित्र को अगले कार्ड पे चिपकाना है, ठीक है ना। उसको क्या करना, अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। 5 अल्लाह मत करो, 5-6 बच्चा करके क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है, एक समूह बनाना है। अपने समूह के सभी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कीजिए। सभी बच्चा जो अपना कार्ड पे चित्र चिपकाया था उस चित्र को क्या करना है, एक जगह जमा करना है, कौन बच्चा कहाँ से कैसा फिगर लाया है। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। जो बच्चा जिस भी जंतु का, जिस पौधा का चित्र बना के लाया है उसके बारे में सोचो, उसकी विशेषता के बारे में पता करो, इसका क्या गुण है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। जिन जिन जानवरों का गुण एक जैसा है, जैसे ये भी दूध देती है, वो भी दूध देती है, वो भी दूध देती है, उसको अलग करो। ये भी घास खाती है, ये भी घास खाती है, ये भी घास खाती है, उसको क्या करो, अलग करो, ठीक ना। अब यहाँ दिया है, ठीक ना, कि पौधे के समूह कैसे बनाएं। आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्ती, फूल आदि से संबंधित विशेषताओं में भिन्नता पाई जाती है। तना, किसी का तना मोटा, किसी का पतला होता है, किसी सबका पत्ता अलग अलग होता है, सबके फूल भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक ना। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता से भिन्न होते हैं। कुछ पौधे मोटे होते हैं, जैसे बरगद का देख लो, ठीक ना, पीपल का देखो, कुछ के पतले होते हैं, कुछ का लंबा होता है, कुछ का छोटा होता है, कुछ का कठोर होता है, कुछ का कोमल होता है, ठीक ना। आगे समझो, ठीक ना। आगे देखो, अब जब कुछ पेड़ के बारे में समझते हैं। जैसे दिया, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे होते हैं। तना कैसा होता है, मोटा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है और कठोर होता है, भूरा रंग का होता है और तना लकड़ी जैसा होता है, कैसा होता है, लकड़ी जैसा, ठीक ना। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने तक कुछ ऊंचाई से निकलना आरम्भ करती है, ठीक ना। ऐसे पौधे को वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्ष यानी पेड़ कहते हैं। आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, उसको क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। कुछ पौधे के तने वृक्ष की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक ना। कुछ पौधा तना क्या होता है, वृक्ष से छोटा होता है। इस प्रकार के पौधे के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं। इसका भी तना कैसा होता है, लकड़ी जैसा, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक ना। लेकिन वृक्ष के तने जितना मोटा नहीं होता। कठोर तो होता है, मजबूत तो होता है, लेकिन जितना वृक्ष का तना मोटा होता है उतना मोटा नहीं होता है, उससे पतला होता है। ऐसे पौधे को झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, झाड़ी। जैसे गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल का पौधा क्या है, गुलाब का पौधा झाड़ी है। गुलाब का पौधा क्या है, झाड़ी है। आम का, उसके बाद आम का पौधा, ठीक ना, क्या, आम का पेड़, बरगद का पेड़, या फिर जो पीपल का पेड़, नीम का पेड़, ये सब क्या है, ये सब जो वृक्ष है, क्या है, वृक्ष है। इसको झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और तने कोमल, कठोर और हरे, कोमल और हरे होते हैं। साइज छोटा होता है। तना क्या होता है, पतला होता है, कोमल होता है और कैसा होता है, हरे रंग का होता है। इन्हें शाख कहते हैं। क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। जैसे टमाटर का पौधा, पूछेगा टमाटर का पौधा क्या है, शाख है। क्या है, शाख है। कुछ पौधे के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है ना। कुछ पौधा का तना इतना कमजोर होता है, इतना पतला होता है, वो ऊपर तक नहीं बढ़ सकता है। उसको ऊपर बढ़ने के लिए लकड़ी का सपोर्ट देते हैं, चाड़ी देते हैं ना। बहुत ऐसा पौधा होता है जो ऊपर अपने आप नहीं बढ़ता, उसको हम लोग लताते हैं ना, अपने घर के छत पे या किसी पेड़ पे या किसी लकड़ी के सहारे, जो है किसी खंभे के सहारे उसको लतराते हैं, ठीक ना। इन्हें हम लोग कहते हैं आरोही लता। क्या कहते हैं, आरोही लता। इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंबर। क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं। कुछ पौधे भूमि के सतह पर ही फैलते हैं, ठीक ना। कुछ पौधा ऐसा होता है कि वो ऊपर उठता ही नहीं, मतलब जमीन पर ही रह जाता है। जमीन पर ही क्या होता है, रह जाता है, उससे ऊपर वो जाता ही नहीं। उसको हम लोग कहते हैं विसर्पी लता यानी क्रीपर। जैसे कि पंपकिन हो गया, कद्दू, ठीक ना। वो भूमि से ऊपर नहीं जाता, कहाँ रहता है, भूमि पर ही रहता है। यानी भूमि जैसे ऐसे निकला, ऐसे मतलब ऐसे निकला, अब भूमि पर रहेगा, आगे ऊपर जाएगा ही नहीं, उसको क्रीपर कहते हैं। आप पौधे की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। पौधा के पत्ती पर, ठीक ना, ये जो पतली पतली से रेखाएं जो है, ऐसे सब रेखाएं, जो रेखाएं क्या कहलाती है, रेखाएं सिराएं कहलाती। क्या कहलाती है, सिराएं। सिराएं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। सिराएं के द्वारा जो पैटर्न दिखाया गया उसको क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक ना।
ये जिसे यहाँ दिया गया ठीक है ना, कि आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा स्पर्श करेंगे ठीक ना। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। जिससे हो गया तो केले और घास की पत्तियां, केले और घास की पत्तियां, इसमें कौन सी सिरा है? समांतर सिरा विन्यास। क्या है? समांतर सिरा विन्यास। किसमें? केला और घास में समांतर सिरा विन्यास है। आगे दिया गया है ठीक ना, कि सरसों के पौधों की जड़ों को ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। ये है सरसों के का पौधा, ये है ठीक ना, ध्यान से अवलोकन करना है। इस पौधे की जड़ एक मुख्य जड़ होती है। इसका जड़ क्या है? एक मुख्य जड़ होता है जिससे छोटी छोटी पार्ट्स पर जड़ें निकलती है ठीक ना। एक मेन जड़ से लाइनिंग है ना, इससे छोटे छोटे जड़े से क्या होते हैं? निकले होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मुसला जड़। क्या कहते हैं? मुसला जड़ कहते हैं। उसके बाद यहाँ बोला गया अगला कि मुसला जड़ वाले एक अन्य पौधा का उदाहरण गुड़हल भी है। गुड़हल भी किसका एग्जाम्पल है? मुसला जड़ का। उसके बाद बोला गया ठीक ना, कि एक सामान्य घास का पौधा देखिए। इस पौधे की जड़ें सामान्य माप की पतली जड़ें के गुच्छों के रूप में दिखाई देती है जो तने से निकली होती है ठीक ना। इसको कहते हैं जकरा जड़। क्या कहते हैं? जकरा जड़। हल्का समझो मुसला जड़ क्या है। मुसला जड़ में क्या होता है? एक जैसे ये हमारा तना हो गया मेन ठीक ना, यहाँ से साइड से निकला रहेगा ऐसे। ये कौन सा जड़ है? ये मुसला जड़। कौन सा जड़? एक जकरा जड़। ये तना है, यही सब निकलेगा, सब यही से निकलेगा। ये कौन सा हुआ? जकरा जड़। कौन सा जड़ है? जकरा जड़ ठीक ना। मुसला जड़ में एक ऐसे डंठल जैसा होता है तना, उससे जैसे साइड से निकले होते हैं, और जकरा जड़ में एक की जगह सब ऐसे निकलता है ठीक ना। ये जकरा जड़, ये है मुसला जड़। जकरा जड़ और मुसला जड़। आगे जैसे दिया गया ठीक ना, जड़ों के प्रकार के मध्य सदाबहार के पौधे में मुसला जड़े पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। सदाबहार के जितने पौधे होते हैं उसमें कौन सा जड़ होता है? मुसला जड़ होता है ठीक ना। कौन सा जड़ होता है? मुसला जड़। दूसरी ओर लेमन घास के पौधे में जकरा जड़े और पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। एक होता है लेमन घास। कौन सा घास होता है? लेमन घास। इसकी जड़ होती है कौन सा जड़? इसका जड़ होता है जकरा जड़। कौन सा जड़? जकरा जड़। अब पत्ती में क्या होता है? पत्ती में जो है सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास होता है। इसका पत्ता समांतर सिरा विन्यास होता है। चने का पौधा मुसला जड़ है। चना का पौधा कौन सा जड़ है? मुसला जड़ है ठीक ना। गेहूं का पौधा जकरा जड़ है। गेहूं का पौधा कौन सा जड़ है? जकरा जड़। चना का पौधा मुसला जड़, गेहूं का पौधा जकरा जड़। देखो आपको तो द्विबीज पत्री, जैसे ये देखो, ये द्विबीज पत्री दो भाग में अलग हो जाता है। जैसे चना, चना क्या है? द्विबीज पत्री। चना का भी देखना ऐसे, उसको क्या करना? पानी में फूलने देना। फूलने में देने के बाद क्या होता है? चना दो भागों में अलग होता है ना। जब चना बहुत ज्यादा फूल जाता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है, तो दो अलग अलग भागों में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है ठीक ना। बीच से क्या निकलता है? थोड़ा सा पौधा निकलता है ना। बीच से पौधा निकलेगा, दोनों भागों से क्या फट जाते हैं। ये द्विबीज पत्री जैसे चना। ये एक बीज पत्री जैसे मक्का। मक्का कितनो तुम फुलाओ या कितनो गर्म करो, कितनो ठंडा करो, कितनो सुखाओ, हमेशा एक जैसा रहेगा। चना देखो दो पार्ट में अलग हो जाता है ना। ये द्विबीज पत्री, ये एक बीज पत्री। प्रत्येक भाग को बीज पत्री कहा जाता है ना। जिन पौधों के बीजों में दो बीज पत्री होते हैं उन्हें द्विबीज पत्री कहते हैं। जिन पौधों में दो बीज के पत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? द्विबीज पत्री कहते हैं। जिन पौधों में एक पतला बीज पत्र होता है उसको कहते हैं हम लोग एक बीज पत्री, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए? तो चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है ना, बाकी के चैप्टर हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।